गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की कक्षा में हम पढ़ रहे थे क्षितिज का गद्य खंड और उसका अध्याय 1 जिसका नाम है दो बैलों की कथा। बहुत मनोरंजक कहानी है और इसके राइटर हैं, रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। इनके विषय में हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं और आपको कहानी के विषय में कहानी की एक्सप्लेनेशन और कहानी हम आपको सुना चुके थे। अब आपको लिखित कार्य मैं दे रही हूँ और यह लिखित कार्य आपको ऊपर मेंशन करना है। चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा ब्रैकेट में मुंशी प्रेमचंद अभ्यास कार्य। ये आपको नोटबुक में गद्य खंड वाली साइड में करना है। एक ही नोटबुक के को दो भागों में डिवाइड करें, एक तरफ काव्य खंड यानी कविताएं, एक तरफ गद्य खंड। गद्य खंड का चैप्टर फर्स्ट आपका ये दो बैलों की कथा है। अब इसका आप लिखित अभ्यास कार्य आपका ये रहा। प्रश्न 1 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो बच्चों, लावारिस पशुओं को पकड़कर, जिनका कोई वारिस नहीं, सड़क पर घूमने वाले पशुओं को पकड़कर काजी हाउस में कैद कर लिया जाता था और उन पशुओं का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता था। उनकी हाजिरी ली जाती थी, यानी कि अटेंडेंस ली जाती थी। हाजिरी मतलब एक रजिस्टर मेंटेन करके उनकी हाजिरी ली जाती थी ताकि यह पता चले कि सभी पशु सुरक्षित हैं या नहीं, कहीं कोई भाग तो नहीं गया और कहीं किसी कर्मचारी ने बेच तो नहीं दिया। इसलिए भी लिखी जाती थी, है ना। काजी हाउस जहां पर पशुओं को रखा जाता है, उनके खाने का पीने का बहुत अच्छा ध्यान तो नहीं रखा जाता, लेकिन उनको ध्यान रखा जाता है। उन्हें हर एक पशु वहां पर जिनके लावारिस पशु होते हैं वहां वह काजी हाउस कहलाता है। उनकी रहने की व्यवस्था वहां पर होती है। हमारा प्रश्न 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो क्योंकि छोटी बच्ची की सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। वह हमेशा उसे डांटती और मारती रहती थी। गया के घर में हीरा और मोती के साथ भी बुरा व्यवहार होता था। वह बैलों से खूब काम लेता था, लेकिन खाने के लिए सूखा भूसा ही डालता था। छोटी बच्ची यह सब रोजाना देखती थी। उसे अपनी और बैलों की स्थिति एक जैसी लगने लगी। वह दोनों बैलों के दर्द को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्यार उमड़ आया और वह छिपकर उन्हें रोटी खिलाने लगी। तो आपको समझ में आया, जो छोटी बच्ची थी उसके साथ जैसा बुरा व्यवहार उसकी माँ करती थी, सौतेली माँ, उसे जैसे खुद दुख होता था, तो इसीलिए उसे लगता था कि इन बैलों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा है तो इन्हें भी दुख लगता होगा। तो इसलिए उन दोनों में एक आपसी संवेदना, भावनात्मक जुड़ाव हो गया था, है ना। तो इसके लिए एक कहावत है, घायल की गति घायल जाने और जोहरी की गति जोहरी। कि घायल व्यक्ति, किसी का दुख वही व्यक्ति घायल, जो घायल है उसमें उसके दर्द, कितना दर्द है उसके घाव में, चोट में उसके कितना परेशानी उसे दी हुई है उसकी चोट ने, यह केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसने कभी चोट खाई हो या कभी खुद भी घायल हुआ हो। यह पंक्ति इस प्रश्न पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब हम प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? अब बैलों के माध्यम से यानी बैलों के द्वारा नीति विषयक होते हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं। मूल्य जो हमारे नीति विषयक, जो हमें सही क्या है गलत क्या है इन बातों का ज्ञान दें, है ना, और हमें आदर्श, जीवन के आदर्श की ओर ले जाए। और आदर्श क्या होते हैं हमारे जीवन के? दया और सहिष्णुता, उदार हृदय, बुरे कामों से दूर रहना और अच्छे कामों की ओर अपने आप को अग्रसर करना, नीति विषयक मूल्य। अब कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभरकर सामने आए हैं। प्रत्येक प्राणी में सीधापन एवं सहिष्णुता होनी चाहिए, लेकिन किसी को उसका गलत फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। इसका मतलब है हमें सीधापन और सहिष्णु, सबको समान भाव से, सबके लिए समान भाव से अपने हृदय में अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए। लेकिन यदि उसका हमारा कोई दूसरा गलत फायदा उठा रहा है तो हमें उसके लिए भी सतर्क रहना चाहिए, अपने आप को बेवकूफ नहीं बनने देना चाहिए, है ना। सेकंड पॉइंट है, पशुओं के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। पशुओं में भी आजकल आप लोग बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं, कुछ लोग बड़ी बदतमीजी करते हैं जानवरों के साथ, जैसे कि डॉगी है या ये
बिल्ली है, उसकी पूंछ में पटाखे बांध कर परेशान करना, है ना, किसी जानवर को भगाने के लिए कुछ भी अनाधुन मार देना उठाकर, जिससे उसके घाव हो जाना। तो उनके घर पर तो कोई ऐसा नहीं बैठा ना कि उनकी ड्रेसिंग करेंगे या उनकी देखभाल करेगा। तो वो घाव उन्हें कितना, जब उसके खून निकल रहा है, उसके घाव हो रहा है, तो उसे उतना ही दर्द हो रहा होगा जितना हमें होता है। इस दर्द को हमें समझना चाहिए और पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। सभी के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है, इसकी रक्षा करना जरूरी है। अब स्वतंत्रता जरूरी है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। इसका मतलब हम इस समय लॉकडाउन से लगा कर देखें, कितने परेशान हैं सब। सर गवर्नमेंट ने बस यही तो कहा है कि हमें घर में रहना है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हम आज़ादी से जैसे मार्केट में, मॉल में पहले घूम सकते थे, अब नहीं घूम रहे हैं। तो हमारी स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं खलल पड़ रही है, जो कि हमारी भलाई के लिए है ना, और इसे हमें मानना चाहिए। तो जो जानवर हैं उन्हें हम कैद करके रखते हैं, जिससे उन्हें पूरी तरह ना तो उनका शारीरिक विकास होता है और ना ही वो खुश रह सकते हैं। नंबर 4 है, आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी का सम्मान, जब वो बैलों के, जो दोनों बैल थे उनमें से एक जो सौतेली माँ को चाहता था कि ये लड़की को परेशान करती है, छोटी बच्ची को, तो मैं चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे सींग से मार कर उड़ा दूं। तब दूसरे ने, हीरा ने उसे रोका कि नहीं नहीं, हमें स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी है कि हमें ये काम नहीं करने चाहिए और ये करने चाहिए। हमें निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए आदि। अब हमारा प्रश्न 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। अब पहले से प्रश्न को समझ लें कि अधिकतर लोग गधे को मूर्ख मानते हैं, है ना। हमेशा मूर्ख के, जब मूर्ख का पर्याय है गधा, किसी को भी हमें मूर्ख या बेवकूफ बताना हो तो हम अरे ये तो गधा है। अगर हम कहना चाह रहे हो कि ये मूर्ख है, इसे कुछ समझ नहीं आता, तो हम इनडायरेक्टली कैसे बोल देते हैं कि ये गधा ही है, बस तू तो गधा है, गधा ही रहेगा। तो लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एक नया अर्थ दिया है गधे के, जो स्वभावगत विशेषताएं हैं गधे की, उसको एक नए रूप में किस तरह से प्रस्तुत किया है हमारे सामने, है ना। तो वो क्या संकेत देना चाहते हैं, गधे के इस नए रूप को हमारे सामने देकर वे क्या संकेत दे रहे हैं। तो उत्तर है, प्रेमचंद ने गधे गधे के सीधेपन तथा सहिष्णुता के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे महान प्राणी को मूर्ख कहना सद्गुणों का आदर करना है, सद्गुणों का अनादर करना है। क्योंकि सहनशीलता, सहिष्णुता, उदारता, चुपचाप धैर्यवान, इतना इतना धैर्य कि कुछ भी उसे खाने को दो, कहीं भी उसे हाँक दो, कभी उसे क्रोध ही ना आना, ये सारे गुण किनके हैं, ऋषि मुनियों के। तो देखा जाए तो ये सारे गुण गधे में भी हैं, जिसका संकेत हमें, इन विशेषताओं का संकेत, नया अर्थ हमें मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाया है। हमारा प्रश्न 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो आप कविता में कहानी में देख सकते हैं। और कहानी में नहीं, आप खुद भी देखेंगे, अगर आप अपने घर में 2 जानवरों को पालें तो वो साथ साथ क्या करेंगे। इससे आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझें। हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी, उनमें एक दूसरे के लिए समर्पण भाव था, एक दूसरे को चाट चाट कर वे आपसी प्रेम भाव प्रकट करते थे। दोनों एक साथ ही चारा खाने के लिए नान में मुंह डालते, नान यानी पशुओं के लिए सीमेंटेड एक वो बना दी जाती है, गहरी सी, क्या कहूँ उसे, एक गहरा सा खाना खाने लिए गहरा सा, जिसमें भूसा वगैरह सब आ जाए, गोल भी होते हैं, चौकोर भी होते हैं, उसे नाद बोलते हैं। उसमें उनका खाना, चारा, हरा चारा, सूखा भूसा सब मिक्स करके बड़े मात्रा में डाल सकते हैं, और एक साथ ही नाद से मुंह हटा लेते थे। मुसीबत में दोनों एक साथ रहते थे। काजी हाउस में तथा मटर के खेत में दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। दोनों ने मिलकर सांड को भगाया। जब बोझ झेलने की बात होती तो दोनों की कोशिश होती कि उनके कंधों पर अधिक बोझ हो।
यानी कि एक चाहता कि मेरे कंधे पर बोझ ज्यादा आ जाए, दूसरा चाहता मेरे कंधे पर बोझ ज्यादा आ जाए और दूसरे वाले पर ज्यादा बोझ मैं ना डालूं। यही तो सच्ची दोस्ती की निशानी है। अब है प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज होने का मतलब पुरुषों के विचारों की, उनकी आवश्यकताओं की प्रधानता है। इसलिए पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते रहते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा गलती होने पर नारी को ही जिम्मेदार माना जाता है। प्रेमचंद जी ने समाज में इस प्रकार के गिरते हुए नैतिक मूल्यों की ओर संकेत किया है। हीरा बैल के माध्यम से इस नैतिक मूल्य को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की गई है। पुनर्स्थापित यानी दोबारा अपने स्थान पर रखना, कि नारी जाति का सम्मान सभी को करना चाहिए। पहले इतना ही कर लें, इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा होमवर्क आपके पास हो जाएगा, तो पहले आप ये वर्क आप नोटबुक में कर लें, उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन हैं वो करा दिए जाएंगे।